नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, औद्योगिक समाज में परिवर्तन तथा विकास। जैसे कि ये कुछ टॉपिक में डिवाइडेड है ये चैप्टर, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले औद्योगिक के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ेंगे। फिर औद्योगिक समाज से किस बार अटैच्ड है उसके बारे में, फिर समाज में क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में, फिर औद्योगिक समाज में परिवर्तन हुए और साथ में क्या विकास हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। औद्योगिक समाज की कल्पना। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाते हैं तथा सामाजिक संस्थाएं जाति, नातेदारी, लिंग को प्रभावित करते हैं। औद्योगिकरण से बहुत अधिक श्रम विभाजन होता है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर ये कार्य दोहराने को थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी बेरोजगार होने से ये स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इसे अलगाव कहा है, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उनकी उत्तरजीविका भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए किनका स्थान छोड़ती है। औद्योगिकरण कुछ स्थानों पर जबरदस्ती समानता लाता है तथा जैसे रेलगाड़ियां, बस आदि में जातीय भेदभाव ना होना, तो दूसरी तरफ कारखानों और कार्यस्थलों में भेदभाव अभी भी देखा जा सकता है। भारत में औद्योगिकरण 1999 से 2000 के बीच आया। भारत में लगभग 60% लोग तृतीयक क्षेत्र में, 17% लोग द्वितीयक क्षेत्र में, 23% लोग तृतीयक क्षेत्र में कार्य करते थे। कृषि कार्य में तेजी से ह्रास हुआ और सरकार उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। संगठित औपचारिक क्षेत्र में इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का संगठन होता है। पेंशन व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। वे कृषि उद्योग संगठित औपचारिक क्षेत्र की इकाई में, ये क्षेत्र है, कई बार हो जाता है मिसप्रिंट, क्षेत्र में इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार स्थायी नहीं होते। पेंशन में बीमा का समुचित प्रावधान नहीं होता। भारत के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण रुई, जूट, रेलवे तथा कोयला खाने भारत के प्रथम उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने परिवहन, संचार, ऊर्जा, खान आदि को महत्व दिया गया। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक उद्योग दोनों प्रकार शामिल थे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योग में परिवर्तन। 1990 से भारत में उदारीकरण नीति को अपनाया तथा दूर संचार, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियां, विशेषकर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। बहुत सी भारतीय कंपनियों को विदेशियों ने खरीद लिया है तथा कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। इसके कारण आमदनी की असमानता बढ़ रही है। बड़े उद्योग में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे हैं। किसान तथा आदिवासी लोग भी स्थापित हो रहे हैं। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही हैं, जिसे विनिवेश कहा जाता है। इससे कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा रहता है। लोग किस तरह काम आते हैं? रोजगारों के विज्ञापन द्वारा बहुत कम लोग रोजगार पाते हैं, जबकि निजी संपर्कों द्वारा स्वनियोजित लोग काम के आधार पर व्यवसाय करते हैं। एक फैक्ट्री के कामगारों रोजगार देने का तरीका भिन्न होता है। कामगार ठेकेदार से रोजगार पाते हैं। ठेकेदार गांव जाता है, वहां काम चाहने वाले से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसा उधार भी देता है, जिसे अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है। जब तक उधार नहीं चुक जाता है, वह बिना पैसे के काम करता है। कार्यकारिणी और यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार अपने ही बच्चों को अपने बदले काम पर लगाना चाहते हैं। बहुत सी फैक्ट्रियों में बदली
कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। उन्हें सबके समान स्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती है। काम को किस तरह किया जाता है? मैनेजर कामगार को नियंत्रित करके अधिक काम कराते हैं। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के दो तरीके हैं: कार्य के घंटों में वृद्धि तथा निर्धारित समय में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को बढ़ा देना। उत्पादन बढ़ाने के अन्य तरीका है कार्य को संगठित रूप से करना। ऐसे टेररिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। एक अमेरिकन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से इस व्यवस्था का आविष्कार किया। इस व्यवस्था में स्टॉपवॉच की सहायता से छोटे छोटे पुर्जों को तोड़कर कामगारों में बांटना, कार्य को समय के साथ पूरा करना, कार्य को तेज करने के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग करना, कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट के साथ गति रखना आदि कारखानों में सभी कार्य बाह्य स्रोतों से। ये जो अमेरिकन फेडरिन विल्सन है, इसको नाम याद रखिएगा, स्रोतों से करवाते हैं। इस प्रकार का कार्य कंपनी को सस्ता पड़ता है। अधिक मशीन वाले उद्योग में लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। जैसे मारुति गति से काम करना होता है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, इसमें प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर आ जाती हैं। प्रत्येक कामगार 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है, स्वैच्छिक अवकाश ले लेता है। ये कामगारों से अधिक तनाव की वजह से होता है। सॉफ्टवेयर IT क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षित होते हैं। उनका कार्य भी टेररिज्म लेबर प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। IT क्षेत्र में समय की चाकरी से 12 घंटे का कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है, जिसे नाइट आउट कहते हैं। जब इनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है तो लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। 8 घंटे काम करने वाला इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा वे अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। संयुक्त परिवार जो कि लुप्त हो गए थे, औद्योगिकरण के कारण फिर से बनने लगे हैं। कार्य व्यवस्था। सरकार ने कार्य की दशाओं में बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। खदान एक्ट 1952 ने मजदूरों के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट किया है। भूमिगत खदानों में मजदूरों को आग, बाढ़, ऊपरी सतह से धंसने, क्षय रोग आदि का खतरा रहता है। गैसों के उत्सर्जन में से तथा ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने संबंधित बीमारियां हो जाती है। घरों में होने वाला काम। घरों में आज अनेक काम किए जाते हैं। लैस बनाना, बीड़ी बनाना, जरी, अगरबत्ती, गलीचे एवं अन्य कार्य अधिकतर महिलाएं व बच्चे करते हैं। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल दे जाता है तथा पूरा करवा कर ले जाता है। इन्हें कितना पैसा मिलता है, ये बीड़ी उद्योग में पाई डायग्राम को देखें कि कैसे बीड़ी मूल्य को बांटा गया है। हड़तालें एवं मजदूर संघ। फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों में कामगारों के संघ हैं जिनमें जातिवाद या क्षेत्रीयवाद पाया जाता है। मजदूर संघ किसी भी मिल कारखानों में मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ का गठन किया जाता है। सभी मजदूर इसके सदस्य होते हैं। हड़ताल। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी हड़ताल करते हैं। कभी कभी काम को बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल पर जाते हैं। तालाबंदी। मिल मालिकों द्वारा मिल के द्वार पर ताला लगाना। 1982 की बम्बई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल, जो व्यापार संघ के नेता दत्ता सामंत के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख कामगारों के परिवार पीड़ित हुए। उनकी मांग बेहतर मजदूरी तथा संघ बनाने की अनुमति प्रदान करना था। कामगार किसी अन्य मजदूरी या कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। इनका भविष्य कौन तय करेगा? मिल मालिक का संपदा, व्यापारी, सरकार या स्वयं ये जटिल प्रश्न है। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने और समझने को मिला होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।